हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू गुड। स्टूडेंट्स, हमने क्लास 7 के जो 4 लेसन हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे उसका एक पार्ट हो चुका था। तो इस तरह से हम इस जहांगीर जो है वो हम सेकेंड वीडियो में इसमें देखेंगे। ओके, इस तरह से देखेंगे स्टूडेंट्स कि जहांगीर जो थे वो किसके थे? अकबर के सन थे। यस, अकबर के सन थे जहांगीर। इस तरह से अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर जो है उन्होंने क्या किया? शासन किया। ओके, किसके विरोध में? तो राणा प्रताप जो थे उनके जो है अगेंस्ट में। और इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखें कि इनका जो शासनकाल रहा वो 1605 से 1627 तक इन्होंने शासन किया। बहुत मतलब लॉन्ग टाइम तक इन्होंने शासन किया। तो इस तरह से राणा प्रताप जो मेवाड़ के राणा अमर सिंह जो थे वो लाइक हिज फादर अपने पिता के जैसे ही उन्होंने भी खुद को सबमिट नहीं किया। तो जहांगीर जो थे वो उनके अगेंस्ट में मतलब मेवाड़ के जो राजा थे उनके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया? युद्ध किया। और इसके बाद से जो राणा जो है प्रोवाइडेड, राणा जो है बहुत सारे मतलब रिफ्यूजीज जो होते थे जो रिफ्यूज टू जहांगीर, मतलब उन्होंने क्या किया जो है मना कर दिया जहांगीर को कि टू वेन हेड रिवोल्ट अगेंस्ट हिज फादर अकबर, कि वो मतलब अपने पिता के जो है अगेंस्ट में युद्ध ना करें, एक उनको नहीं करना है इसे। एंड ही वॉज गिवन लिबरल टर्म्स, और उन्होंने बहुत ही उदारता का टर्म्स उनको समझाया अच्छे से। उसके बाद भी ही रिमेंड ही लॉयल टू द मुगल इम्परर, और वो मुगल इम्परर के साथ बहुत स्टूडेंट्स जो जहांगीर थे, जहांगीर के जो शासनकाल रहा वो बहुत ही मतलब सेवरल रिवोल्ट्स, उन्होंने बहुत सारे युद्ध किए। और इस तरह से गुरु जो अर्जुन देव थे वो मार्टियर्ड थे कब के? उनके पीरियड के, मतलब वो प्रमुख एक सेनापति थे। 10 इस्पस के एलिनेटिंग द सिख कम्युनिटी, वो जो सिख कम्युनिटी को एलिनेट करते थे। एंड इवन जहांगीर जो थे सन प्रिंस खुर्रम, ये खुर्रम के जो क्या थे? सन थे, प्रिंस सन जो थे। उस तरह से रिवेल्ड अगेंस्ट हिम लास्ट ईयर इन हिज शासन, उनके शासन के जो लास्ट ईयर था उस समय उन्होंने क्या किया? उनसे युद्ध किया। एंड उसके बाद से जहांगीर रोट हिज ओन बायोग्राफी, इस तरह से उन्होंने क्या लिखी? अपनी जो है बायोग्राफी लिखी। किसने लिखी स्टूडेंट्स? तो जहांगीर ने लिखी। नोन एज द, उसको हम जो है तुजुक आय जो है जहांगीरी के नाम से जानते हैं। अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, न्यू जो पॉइंट होगा हमारा वो होगा नूरजहाँ। क्या होगा स्टूडेंट्स? नूरजहाँ। ओके, लेट अस सी स्टूडेंट्स। यस स्टूडेंट्स, नूरजहाँ जो है वो कौन थी उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। यस, इन 1611 में क्या हुआ? जहांगीर जो है उन्होंने एक वीडो जो औरत जो लेडीज़ थी वो भी कहाँ की? तो अफ़गान जायगुदुर ऑफ द बंगाल, जिनका नाम था मिहरू निसा। ठीक है, उनसे इन्होंने ये क्या किया? जहांगीर ने मैरिज की, शादी की। उसके बाद से इनको जो है जो उनकी अपनी वाइफ को जहांगीर ने क्या किया? तो चीफ क्वीन बनाया और उनका टाइटल दिया नूरजहाँ। ठीक है, चीफ क्वीन बनाया अपने जो है जो भी उनका जो कोर्ट था, दरबार था अपने शासनकाल में, और उनका नाम जो है टाइटल दिया नूरजहाँ। सी एक्वायर्ड ट्रेमेंडस पावर, उनके पास नूरजहाँ के पास ऐसे बहुत सारे पावर थे। एंड इन्फ्लुएंस ओवर द किंग, और उनसे राजा जो है बहुत ही मतलब इन्फ्लुएंस भी होते थे। एक्सकर्टेड द अथॉरिटी, इनकी जो अथॉरिटी थी ऑल मैटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से अपॉइंटेड हर रिलेटिव्स, और उनके जो मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता था वो अपने मतलब रिलेटिव्स को ही ज़्यादा क्या करते थे? तो अपॉइंटमेंट करते थे उनको, मतलब जॉब ऐसे हम बोल सकते हैं कि काम देते थे इस तरह से। एंड जो फेवरेटिज टू हाई पोजीशन, और इनके जो फेवरेटिज होते थे वो हाई पोजीशंस पे होते थे। एंड ऑल्सो क्या होते थे? रॉयल फायर्समैन होते थे। ऑर्डर्स इन द क्वाइंस इशूड इन हर नेम्स, और इस तरह से नूरजहाँ के नाम से मतलब जो क्वाइंस भी जो क्या होने लगे? बनने लगे थे, बन रहे थे उनके शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। नाउ सी रिलेशन विद द यूरोपियंस, जो रिलेशन थे इनके जहांगीर के वो कैसे रिलेशन थे यूरोपियन के साथ? विल सी स्टूडेंट्स। वेरियस यूरोपियन ट्रेवल्स विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द जहांगीर regions. The chief among them are the William Hawkins and Sir Thomas Roe. William Hawkins was the emissary of the King James I of the England. He remained in India 3 years. Thomas Roe moved to India in 1615 CE. He succeeded in the obtaining trade permissions. He got concessions with the India for the British trader.
नाउ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि रिलेशन जो था यूरोपियन के साथ वो क्या था। तो इस तरह से जब जहांगीर के जब शासनकाल में बहुत सारे ऐसे यूरोपियन जो विजिटर्स थे वो क्या करने आए, विजिट करने आए इंडिया में, और उन्होंने बहुत सारे प्लेसेस पे क्या किया, घूमा। इसमें से जो है चीफ अमॉन्ग देम, उनमें से जो सबसे चीफ थे, जो मुख्य थे, वो थे विलियम हॉकिंस एंड सर थॉमस रो। ये जो दो फेमस व्यक्ति रहे जो विजिट करने जब जहांगीर के टाइम पे जो है इंडिया आए थे। इस तरह से जो विलियम हॉकिंस थे वो एक इमेंसिटी ऑफ किंग्स जेम्स फर्स्ट थे इंग्लैंड के। ठीक है, ये किंग थे किसके, यस राजा जो थे वो किंग थे वो इंग्लैंड के। एंड उन्होंने 3 इयर्स जो है इंडिया में बिताया। इस तरह से किसने बताया स्टूडेंट्स, तो विलियम हॉकिंस ने 3 साल तक इंडिया में रहा, जो क्या थे, यस जो इंग्लैंड के राजा थे। एंड आफ्टर जो थॉमस रो केम टू इंडिया इन 1650, ये जो है 1615 में इंडिया में आए, और ये ही सक्सीड इन द ऑब्टेनिंग ट्रेड परमिशन। और ये किस लिए आए थे, तो ट्रेड करने की परमिशन लेने आए थे, और उनमें वो सक्सीड हो गया, उनको परमिशन मिल गया। उसके बाद से ही गॉट सम कंसेशंस विद इंडिया फॉर द ब्रिटिश ट्रेडर्स। उस तरह से जो ब्रिटिश ट्रेडर्स थे, जो व्यापार थे ब्रिटिश वो इंडिया के से उनको क्या हुआ, गट कॉन्सेशन, उनको कंसेशन मिल गया कि हाँ वो भी कर सकते व्यापार, ऐसे बोल सकते, परमिशन मिल गया। एंड ही ऑल्सो गॉट परमिशन सेटअप ऑफ फैक्ट्री एट सूरत, और उनको ये भी परमिशन मिले कि वो क्या करेंगे, सूरत में अपनी फैक्ट्री जो वो लगाएंगे। तो इस तरह से ये सारे अभी देखेंगे स्टूडेंट्स। शाहजहाँ थे वो कौन थे, इसके बारे में हम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि शाहजहाँ के बाद में देखने वाले थे शाहजहाँ कौन थे। तो स्टूडेंट्स देखेंगे कि शाहजहाँ जो है इनका जो शासनकाल रहा वो 1627 से 1658 तक रहा। मीन्स आप समझ सकते हैं कि जो शाहजहाँ की जो शासनकाल रहे वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड रहा। ठीक है, तो इस तरह से जो एक बहुत अच्छा, एक राजा जब कब तक राज करता है, क्यों ज़्यादा पीरियड तक वो राज करता है, क्योंकि वो उसके अंदर जो एक मतलब बहुत अच्छा वो राजा होता है, उसको जनता मानती है, इसलिए वो राजा जो है लंबे समय तक राज्य करता है। तो इस तरह से जो वो एक बहुत ही अच्छा राजा थे, 27 में राजा बने। कौन बना, तो जो है शाहजहाँ बने। उसके बाद से जो मुगल कंपैरिजन थे कंटिन्यू इन द डेक्कन अंडर द शाहजहाँ। तो इस तरह से जो है मुगल्स के जो कंपैरिजन थे वो कंटिन्यू रहे। मुगल्स के जो भी इस कंटिन्यू रहे, वो डेक्कन से जो भी कंपैरिजन थे वो शाहजहाँ के अंडर में हो रहे थे। ठीक है, उसके बाद से जो है ही फेस्ड रिबेलियन ऑफ अफगान्स, इन्होंने मतलब फेस किया रिबेलियंस किससे, अफगान से, अफगान के बीच उसके बाद से इन्होंने जो अफगान से नोबल जो खान्स थे, लोदी हु वॉज द डिफीटेड बाय हिम, जो इनके द्वारा क्या हुए, जो हार गए। ही फेल्ड इन हिज सेंट्रल अनसक्सेसफुल एंड द यस क्वांटर ऑफ लॉस्ट ऑफ द सफाविद्स। इन सारी चीज़ें उन्होंने लॉस की, बहुत सारे लॉस भी हुए। ठीक है, राजा जब बनते हैं तो हम ऐसे नहीं बन जाते, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आते हैं। इस तरह से इन्होंने भी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को सहा। ही लेड वेरियस कंपेरिजन्स अगेंस्ट द 3 डेक्कन स्टेट। इस तरह से 3 जो डेक्कन स्टेट्स थे वहाँ पे बहुत ही मतलब डिफ़िकल्टीज था, हम बोल सकते हैं कंपेरिजन्स था। एंड अहमदनगर जो था वॉज टेकन इन द 1633। इस तरह से 1633 में इनको जो है अहमदनगर मिला। उसके बाद से बीजापुर वह सबमिटेड, बीजापुर जो था वो 1636 में जो है सबमिट किया। एंड गोलकोंडा इन 1665 में जो है क्या किया, जो सबमिट किया। इस तरह से उसके बाद ही बुल्ट न्यू सिटी, इन्होंने नई सिटी बनाई कॉल्ड द शाहजहाँबाद, जिसका नाम रखा शाहजहाँबाद। किसने बनवाया स्टूडेंट्स, तो शाहजहाँ ने बनवाया इन दिल्ली। ओके, इस तरह से इन 1657 से 1658 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट, मीन्स फिर से जो है युद्ध हुआ किसके बीच, शाहजहाँ और शाहजहाँ के सन के बीच, सक्सेशन अमंग द शाहजहाँ सन। औरंगजेब वॉज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर्स। औरंगजेब जो था एक विक्टोरियस था, विजयी था, विजयपूर्ण व्यक्ति था, और उसके कितने 3 बच्चे थे, कितने ब्रदर्स थे, सॉरी 3 ब्रदर्स थे उसके, किसके, तो औरंगजेब के, इंक्लूडिंग दारा शिको को लेके वर किल्ड। शाहजहाँ वॉज imprisoned for rest of his life in आगरा।
और उसकी जो लाइफ बची किसकी, शाहजहाँ की, तो वो अपनी जो है बाकी की ज़िंदगी उसने अपनी जेल में बिताई, सॉरी, इम्प्रिजन्स, ठीक है। और ही डाइड एट द एज ऑफ द 74, और जब वो 74 ईयर्स का था तब उसने क्या हो गया, डेथ हो गई उसकी, 1666 में वो मर गया। इस तरह से देखिए आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। औरंगजेब, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो औरंगजेब के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, लेट अस सी औरंगजेब। इन 1657 सी वार ऑफ द सक्सेशन स्टार्टेड। इस तरह से आप देखेंगे स्टूडेंट्स की जो 1657 था वो समय क्या हुआ, वॉर स्टार्ट हुआ। वॉर मीन्स क्या होता है, युद्ध स्टार्ट हुआ ड्यू टू द इलनेस ऑफ शाहजहाँ, क्योंकि जो शाहजहाँ जो है क्या हो गया था, बीमार हो गया था। तो अभी कोई और राजा चाहिए ना, तो इसके लिए क्या हो गया, युद्ध होने लगा था किसके किसके बीच, तो दारा शिकोह और शाहजहाँ या शाह शुजा के बीच, औरंगजेब एंड यश मुराद। औरंगजेब जो था वो प्रोवोडेड द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल। स्ट्रॉन्गेस्ट जो मतलब औरंगजेब उन सब में सबसे जो क्या था, स्ट्रॉन्गेस्ट था उन सब में। ही सक्सीड शाह जहान, वो सक्सीड हो गया शाह जहान से, एंड रूल्ड 1658 to 1707 तक उसने क्या किया, से जो है राज किया। किसने किया, तो जो है औरंगजेब ने किया। औरंगजेब possessed an empire that extended from the गजनी टू बंगाल एंड फ्रॉम कश्मीर टू द डेक्कन। इस तरह से औरंगजेब का जो एम्पायर था, वो उसके पास जो एम्पायर था वो कहाँ से कहाँ था, बंगाल से लेके कश्मीर के डेक्कन तक वो जो है अपना शासन करता था। बट ही वॉज रिलीजियस फैनेटिक, लेकिन वो क्या था, मतलब रिलीजियस फैनेटिक था। ही इंट्रोड्यूस द मच हेटेड यस जाजिया एंड द पिलग्रिम्स टैक्सेस, मतलब जो भी मतलब जाजिया टैक्स लेते थे उससे वो बहुत ही हेट करता था। दैट ऑल हिंदूज नीडेड टू पे द स्टेट, वो चाहता था कि जो भी हिंदूज है वो क्या करें, स्टेट को पे करें। एंड ही कैरिड आउट अ सिस्टमैटिक डेमोलिशंस ऑफ द हिंदूज टेम्पल्स स्पेशली इन द मथुरा, और मतलब ख़ास तौर पे जो मथुरा में। एंड इंक्रीज द लैंड रेवेन्यू, मतलब लैंड पे जो रेवेन्यू था, जो टैक्स था, वो बढ़ाने को सोच रहा था। और वो सोचता था कि मतलब किसी पिलग्रिम में दान देने से अच्छा है कि वो अपने स्टेट को दान दे। और इस तरह से उसकी जो सोच थी वो उतना रिलीजियस फैंडेटिक था, ठीक है। और इस तरह से हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ही कैरिड आउट द सिस्टमेटिक डिमोलेशन, ये हो गया था। नाउ सी, yes students, one half the total produce in the region suppressed the peasants and the Hindus strongholds in the area। इस तरह से बोलता था कि मतलब अगर जितना आप प्रोडक्शन करते हो अपने खेत में उसका आधा भाग जो है क्या करो, मतलब रेवेन्यू टैक्स में दे दो, ऐसा उसका कहना था। किसका, औरंगजेब का। हाउएवर द मॉडर्न हिस्टोरियंस, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस थे वो बिलीव करते थे, विश्वास करते थे कि जो हार्श पॉलिसी टुवर्ड्स दिस ग्रुप वाज एडॉप्टेड टू चेक देयर पॉलिटिकल एम्बिशंस। तो वो मतलब जो है मॉडर्न जो हिस्टोरियंस वो सोचते थे कि मतलब औरंगजेब की जो पॉलिसी है वो कितना हार्श है, मीन्स लोगों को डिफ़िकल्टी में ला सकती है ये, इस तरह से। बट रिलीजियस एंड डेकन पॉलिटिकल्स जो थे पॉलिसीज थी प्रोवाइडेड टू बी द एक्सट्रीम नेचर एंड सुख ट्रेडिशनल पिलर्स ऑफ द पॉलिटिकल सपोर्ट ऑफ मुगल्स एम्पायर। ये सारे जो पॉलिटिकल पावर्स थे वो उससे मुगल्स एम्पायर को बहुत ही सपोर्ट मिला। जो नेमली जो राजपूत, यस अगर हम खास तौर पे बात करें तो राजपूत को ज़्यादा सपोर्ट मिला। इस तरह से जो मुग़ल राजपूत थे वो रिलेशन रिमेंड स्टैंड बिटवीन द ईयर्स, यस इनके बीच जो है जो रिलेशन थे उसको बनाए रखा 1679 से 81 तक। औरंगजेब मेड अ पीस विद द राजपूत, औरंगजेब भी मतलब राजपूत के साथ क्या रखा, पीस बना के रखा, शांति बना के रखा। और बट द म्यूचुअल ट्रस्ट ऑफ द अकबर सेज, जैसे अकबर जो है राजपूत के साथ रखता था म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वॉज लॉस्ट नाउ। अब अकबर अब उस टाइम पे जो है मतलब अकबर तो बना के रखा था लेकिन बाद में जो है क्या होने लगा, ये जो अंडरस्टैंडिंग थी वो लॉस्ट होने लगा। द राइजिंग मराठा डेकन्स Akbar's age was law. Yes, the rising Maratha in the Deccan under the Shivaji were not handled with the political wisdom. इस तरह से जो अब मराठास जो डेक्कन था अंडर शिवाजी के, तो वो नॉट उनसे पॉलिटिकल जो विजडम था वो अभी हैंडल नहीं हो पा रहा था औरंगजेब से। उसके बाद से क्या हुआ, द राइजिंग मराठाज औरंगजेब फेस्ड स्टीफ रेसिस्टेंस फ्रॉम द मराठा रिमेन अनसक्सेसफुल इन द सबड्यूइंग टू द मराठाज। इस तरह से वो क्या रहे, जो अनसक्सेसफुल रहे, जो भी मतलब चीज़ें थी वो हैंडल नहीं हो पा रही थी। एंड
यस संतिम्स एंड द जाट, जो संत यस शतनामीज और जो जाट होते थे ऑफ द मथुरा के, जो ये लोग थे सिख, क्रिएटेड द फर्दर पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। वो और भी आगे क्या किए, जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे थे फॉर औरंगजेब के लिए, ठीक है, ताकि औरंगजेब अच्छे से शासन न कर पाए, ठीक है, उसको हराना चाहते थे। इस तरह से किलिंग ऑफ गुरु तेज बहादुर प्रोवाइडेड टू बी अ पॉलिटिकल ब्लंडर। इस तरह से जब गुरु जो है तेज बहादुर शाह की जब क्या हुए उनको मार दिया गया, तो और भी जो पॉलिटिकल सिचुएशन था वो क्या होगा, ब्लंडर होते गया, मतलब बहुत ही बढ़ता गया। इट वॉज अबाउट 1600 CE। ये जो सब चीज़ें हुई थी वो 1600 में हुई थी लगभग। एंड दैट द इंग्लिश इस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट, और इस तरह से जो इंग्लिश वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे अपना कॉन्टैक्ट विद द मुगल्स। व्हेन सर थॉमस रो विजिटेड द मुगल कोर्ट, जब वो मुगल के कोर्ट में जो है क्या करने विजिट करने आए थे, तब वो क्या करना चाहते थे, मुगल से संबंध बनाना चाहते थे, ठीक है। एंड आफ्टर दिस क्या हुआ, इन 1616 सी द मुगल्स द इंग्लिश वर परमिटेड टू बिल्ड अ फैक्ट्री। जब उनको क्या मिला, परमिशन मिल गया कि वो हाँ फैक्ट्री जो सूरत में लगा सकते हैं, बना सकते हैं। उसके बाद से क्या हुआ स्टूडेंट्स, देखते हैं। इस तरह से स्टूडेंट्स जो औरंगजेब था उसकी मृत्यु 1707 में ही हो गई, और उसकी शासनकाल मतलब अपने वो शासनकाल में ही उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। नाउ सी स्टूडेंट्स मुगल कोर्ट क्या था, मुगल कोर्ट वाज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर। जो मुगल के एम्पायर जो शासन चल रहा था उस समय जो मुगल कोर्ट था बहुत ही इम्पोर्टेंट था, और इसको हम जो है दरबार भी बोलते थे, ठीक है। चलो हम जाते हैं दरबार में, ऐसे लोग बोला करते थे। इस तरह से दरबार जो था है एक्चुअली 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट थे, एक इनर पार्ट था, एक जो था आउटर पार्ट था। जो इनर पार्ट था वो कंस्टिट्यूटेड मेनली द रूलर्स फैमिली, उसमें जो है फैमिली मेम्बर्स ही रहते थे जो इनर पार्ट था, और जो प्राइवेट था एडवाइजर्स रह सकते थे, एंड ऑल्सो द फेवरेट जो नोबल्स होते थे वो केवल रह सकते थे। जबकि जो आउटर पार्ट था स्टूडेंट्स वो कंसिस्ट करता था ऑल देयर नोबल्स एंड डिग्निटरीज एंड ऑफिसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, स्कॉलर्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, हिस्टोरियंस, ये सारे पीपल जो आउटर जो है यस आउटर कोर्ट में रहते थे। एंड आफ्टर दैट स्टूडेंट अंडर द मुगल्स एम्परर, जो मुगल एम्परर अकबर्स थे उनके अंडर में द कोर्ट नॉट ओनली रेगुलेटेड रिलेशनशिप, मतलब केवल रिलेशनशिप के लिए रेगुलेट नहीं किया जाता था, बल्कि जो है एक्ट लाइक इन द जुडिशरी के रूप में। स्टूडेंट इस तरह से आप देखेंगे कि जो है मुग़ल जो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था वो मिक्स था ऑफ द सेंट्रल एशिया, मतलब उसमें जो आइडियाज़ थे मुग़ल के एडमिनिस्ट्रेशन में, उनके एम्पायर में, तो वो जो है सेंट्रल एशिया और इंडिया के जो ट्रेडिशंस थे वो क्या थे, सब मिक्सअप थे। इट वॉज सेंट्रलाइज मोनार्की, ये जो क्या था एक सेंट्रलाइज मोनार्की था विद द किंग एंजॉइंग एब्सोल्यूट पावर, जिसमें राजा क्या करता अपने पावर को ऑब्वियसली बहुत ही मतलब इंजॉय करता था। अभी जो हम पढ़ेंगे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट इज द मीन बाय सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, यू सी। ओके स्टूडेंट्स, द किंग वॉज द हेड ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। यस, राजा जो होता था वो क्या होता था, तो अपने मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, वो जो मुख्य होता था, और जो असिस्ट करता था नंबर्स ऑफ ऑफिसर्स, उसको मतलब कितने नंबर्स ऑफ ऑफिसर्स चाहिए वो खुद क्या करता था, उनको जो अपॉइंटमेंट करता था। और वजीर वॉज द हेड ऑफ द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, अगर कोई टैक्स लेता था तो वो लेता था वजीर, वही उसका क्या होता था, मुख्य जो है व्यक्ति था जो वजीर को क्या करता था, कलेक्ट करता था। ओके, इस तरह से मीर बख्शिश लुक्ड आफ्टर द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, और जो मीर बख्शी थे वो क्या करते थे, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को जो है देखभाल करते थे। एंड द खान ई शमन अटेंड टू द नीड्स ऑफ द रॉयल हाउस होल्ड, और जो भी मतलब हाउस होल्ड की चीज़ें होती थी वो जो है खान जो भी सामान थे वो देखते थे। इस तरह से जो है सादुर कीप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ग्रांट्स एंड डोनेशंस मेड बाय किंग, जो राजा के द्वारा जो भी डोनेशन दिया जाता था, दान दिया जाता था, उसका लेखा जोखा जो है वो सरदार जो है ये जो सरदार जो थे ये सादर ई सुदर जो है वो उसका रिकॉर्ड रखते थे। नाउ सी स्टूडेंट्स प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो क्या होता है, यस इसमें जो है स्टूडेंट्स
जो भी एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी जो है इंस्टीट्यूट डेवलप करता है, एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू 15 प्रोविंसेस। उसको 15 प्रोविंसेस में जो है क्या किया, डिवाइड किया गया, कॉल्ड सुबास, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुबास बोलते हैं। ईच सुबास वॉज गवर्नर बाय द गवर्नर, और हर एक सुबास को क्या कहता है, सुबास क्या होता है, एक मतलब व्यक्ति जो काम करता है, वो क्या काम करता है, तो इंस्टीट्यूट वो डेवलपमेंट करता है एडमिनिस्ट्रेशन का, और ये गवर्नर के द्वारा, मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, गवर्न करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो ही शॉव्ड ए लिंक बिटवीन प्रोविंसेस एंड किंग, और ये एक राजा और प्रोविंसेस के बीच क्या करती है, एक लिंक बनाती है। और ईच सूबा जो सूबा होते हैं, हर एक सूबा वो क्या करते हैं, डिवाइडेड इनटू सरकार्स और डिस्ट्रिक्ट्स, वो सरकार या डिस्ट्रिक्ट में क्या होते हैं, डिवाइड किए जाते हैं। इस तरह से नंबर ऑफ विलेजेस मेड ऑफ द परागन, इस तरह से जो नंबर्स ऑफ जो विलेजेज होती है, गांव होती है, वो परागन से मिलकर बनता है, ठीक है। अभी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ टाउन एडमिनिस्ट्रेशन वाज कॉल्ड द कोतवाल। इस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो इंचार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं, कोतवाल बोलते हैं। ही परफॉर्म्ड बोथ पॉलिसी एंड सिविल ड्यूटी, जो दोनों जो क्या करता है, परफॉर्म करता है, पॉलिसीज को भी और सिविल जो ड्यूटीज होती है दोनों को परफॉर्म करता है। उसके बाद से जो है ये क्रिमिनल्स एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर्स, अगर कोई क्रिमिनल्स किया है तो उसको मतलब पकड़ना, उसके साथ क्या सज़ा करनी है, क्या रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं, ये सारे जो है वो काम देखता था। इस तरह से ही जो सिविल ड्यूटीज, उनकी जो सिविल मतलब जो कोर्ट की जो ड्यूटी होती थी, इंक्लूड कीपिंग द चेक ऑन वेट एंड मेजर एंड मेंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ पीपल्स लिविंग इन द एरिया, जो भी मतलब लोग एरिया में रहते थे उनको मतलब उनका एक लिस्ट तैयार करना, उनका मेजर रखना, उनका वेट, ये सारी चीज़ें पता होती थी, एक लिस्ट होती थी। हिज जुरिडिक्शंस, जहाँ पे ये सारी चीज़ें, अगर कुछ क्रिमिनल्स, कुछ कोर्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं गलत, तो वो सारी जो है की जाती थी। हिज ऑफिस वॉज कॉल्ड द कोतवाल, और टर्म्स इज द स्टिल यूज। इस तरह से जो एक टर्म यूज किया जाता था उसको कोतवाल बोलते हैं, और ये जो है हिज ऑफिस कॉल्ड, उनके ऑफिस को कोतवाल बोला जाता था, ठीक है। अभी देखेंगे स्टूडेंट्स रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। ये स्टूडेंट्स अभी देखिए रेवेन्यू जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है। यस, देयर आर टू मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। किंगडम जो राज्य होता है उसमें जो है रेवेन्यू टैक्स लेने के कुछ नियम्स होते हैं। तो इस तरह से जो है किंगडम जो था, वो राज्य जो था, जिसमें दो सोर्सेज थी रेवेन्यू लेने के, दो स्रोत थे, दो तरीके से मतलब हम क्या कर सकते थे, रेवेन्यू टैक्स ले सकते थे। एक जो था लैंड वाज द मेन सोर्स, एक तो लैंड था, और दूसरा जो था अकबर कैरिड आउट ऑफ अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन अ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। यस, अकबर की जो है बहुत सारे ऐसे लैंड रिफॉर्म्स थे जो क्या करता था, यस एडमिनिस्ट्रेशन रेवेन्यू के लिए वो जो है लिया था या उसके पास था। हिज रेवेन्यू मिनिस्टर्स, राजा जो तोदर थे माल, यस जो रेवेन्यू टैक्स क्या करते थे, कलेक्ट करते थे, वो जो थे राजा तोदर माल थे, और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया लैंड रेवेन्यू अरेंजमेंट विच कैम टू बी नोन एज द तोदर माल्स बैंडोबस्ट। उसके बाद से अंडर द सिस्टम ऑफ इंट्रोड्यूस, ये जो मतलब जो सिस्टम को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया बाय द तोदर माल, लैंड वाज मेजर बाय डिवाइडेड इनटू गुड्स। तो इस तरह से जो भी इनका जो है ग्रुप था उनको अच्छे से इन्होंने क्या किया, जो भी गुड्स थे, जो भी वस्तुएं थी, उनको अच्छे से मेजर किया, डिवाइड किया। मीडल एंड द बैड मीन्स जो भी मीडल्स थे या बैड थे। लैंड रेवेन्यू जो था वो फिक्स था अकॉर्डिंग टू द फर्टिलिटी ऑफ लैंड, मीन्स कौन सी लैंड कितना फर्टिलिटी है, कितना उपजाऊ है, उस पर डिपेंड करता था, उस तरह के उस पर टैक्स लगते थे। और इस तरह से जो है ये सिस्टम जो है 1580 से में चल रहा था, जिसको हम दाशाला, यस दाशाला वॉज इंट्रोड्यूस, इस सिस्टम को दाशाला के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, अंडर दिस, इसके अंडर में क्या था, जो एवरेज होते थे प्रोड्यूसर्स, जो भी मतलब अनाज जो क्या होते थे, प्रोड्यूस होते थे एवरेज प्राइस पे, एंड प्रिविलिंग ओवर द लास्ट 10 द ईयर्स ऑफ कैलकुलेटेड। इस तरह से जो है द रेवेन्यू फॉर द ईयर्स वॉज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ द एवरेज, उसके बेसिस पे जो है रेवेन्यू टैक्सेस लिए जाते थे, और राजा जो है प्रीफर करता था। इस तरह से इट कुड बी पेड आइदर द कैश और काइंड ऑफ द थ्रू द किंग्स प्रीफर्ड कैश, इस तरह से ये कैश में भी मतलब पे कर सकते थे। दिस सिस्टम कंटिन्यू मोर और लेस द सेम वे अंडर द अकबर सक्सेसर ऑल्सो।
तो ये अकबर के शासनकाल में ऐसे जो है रेवेन्यू टैक्सेस चलते थे और ये कंटिन्यू रहे। नाउ सी स्टूडेंट्स, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम जो है वो क्या होती है, लेट अस सी स्टूडेंट्स। यस, विद द हेल्प ऑफ मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम के हेल्प से, सहायता से अकबर जो है क्या किया, उसकी नोबिलिटी जो है और उसकी जो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज थी, अच्छी थी। ठीक है, क्योंकि वो मनसबदारी सिस्टम चलाता था। एवरी मनसबदार, जो भी मतलब हर एक मनसबदार थे, मनसब जो है, यस मीनिंग अ पोजीशन ऑफ रैंक कॉल्ड जाट, उनका एक पोजीशन होता था जिसको हम जाट कहते हैं। इस तरह से मनसब वॉज डिवाइडेड इंटू जाट एंड शावर। इस तरह से जो मनसब को डिवाइड किया गया था दो में, एक जाट एक सावर के रूप में। जाट मीन्स होता है अ पर्सनल सैलरी एंड सावर मीन्स होता है नंबर्स ऑफ हॉर्समैन। तो इस तरह से जाट में समझ लीजिए कि पर्सनल खुद की सैलरी, और अगर सावर की बात की जाए तो नंबर ऑफ हॉर्समैन, कितने मतलब घोड़े वाले, जो घोड़े को क्या करते हैं, चलाते हैं, हॉर्समैन जिसको बोलते हैं। ही हैड टू द मेंटेन, वो सारी चीज़ें ये लोग मेंटेन करते थे। उसके बाद से इनके सैलरी के बावजूद भी जो मनसबदार होते थे ऑल्सो हैड द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करें, मेंटेन करें स्पेसिफाइड नंबर्स ऑफ सवार या हॉर्समैन, वो सवार या जो भी हॉर्समैन्स है वो क्या करें, स्पेसिफाइड करें। इस तरह से मनसबदार जो था ब्रॉट हिज क्लैवरी मैन फॉर रेव्यू, जो कैवलरी मैन होते थे उनको ही मनसबदार ये जो है दिया जाता था, लाया जाता था उनके जो है। और इस तरह से जो रजिस्टर देयर हॉर्सेस ब्रांडेड, मनसबदार गॉट देयर सैलरी फ्रॉम अ जागीर्स लैंड स्टेट, मतलब जो मनसबदार होते थे उनकी सैलरी या तो फिर जो फॉर्म ऑफ लैंड, मतलब खेत के रूप में, जागीर्स या फिर लैंड के रूप में जो है उनको दिया जाता था, उनकी सैलरी पे की जाती थी। However, they did not reside or administration their जागीर, the revenue was collected by the servant, और इस तरह जो रेवेन्यू होता था वो सर्वेंट जो है क्या करता था, तो कलेक्ट करता था। नाउ स्टूडेंट्स सी रेवेन्यू क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू। ओके, लेट अस सी स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग अकबर्स रूल, मतलब अकबर के रूल्स में, अकबर के शासन काल में, द रेवेन्यू वर रफली इक्वल टू द सैलरी ऑफ द मनसबदार, तो बहुत ही मतलब इक्वल था, किसके, मनसबदार की सैलरी के बराबर था। वेयर एज ड्यूरिंग द औरंगजेब, लेकिन जब औरंगजेब के टाइम आया तो रेन ऑफ द रेवेन्यू यूज टू बी लेशर, तो ये क्या हो गया, कम हो गया देन द ग्रांटेड सम। देयर वॉज इंक्रीजेज अ नंबर्स ऑफ मनसबदार विच मीन्ट अ लॉन्ग वेट बिफोर दे रिसीव्ड अ जागीर। इस तरह से क्या करते थे, देयर वॉज इंक्रीज नंबर्स ऑफ, इन्होंने क्या किया, मनसबदार के जो मतलब नंबर्स थे वो क्या किया, बढ़ा दिया, विच मीन अ लॉन्ग वेट फॉर बिफोर दे रिसीव जागीर, तो उनको मतलब जागीर जो भी थी उनको रिसीव करने में बहुत ही टाइम लग जाता था। एंड दिस फैक्टर क्रिएटेड अ शॉर्टेज इन नंबर्स ऑफ जागीर, तो इस तरह से जागीर जो थे वो उनकी कमी होने लगी। एंड सो मेनी जागीरदार ट्राई टू गेन एज मच रेवेन्यू एज पॉसिबल, और इस तरह से जो जागीरदार होते थे वो ट्राई करते थे, कोशिश करते थे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू को गेन कर पाए, उनको मिले एज पॉसिबल वाइल दे हैड द जागीर ड्यू टू दिस पीजेंट्री सफर अलॉट। इस तरह जो पीजेंट्री होते थे, जो फार्मर, जो किसान होते थे, उनको बहुत ही मतलब सफ़र करना पड़ता था, बहुत ही परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज उनको होती थी। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड, थैंक यू।